वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि हमने पुराने लेक्चरों में जितनी भी चीज़ें थी कवर की है, सीरीज़ वाला लेक्चर है। आप अगर इस चीज़ को समझना होगा तो वन बाय वन लेक्चर को पढ़िएगा, तब चीज़ें समझ में आएंगी। फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, या इसे हिंदी में भारत का भौतिक विभाजन कहते हैं। तो जैसा कि पिछले लेक्चरों में हमने बोला था कि हम वेस्टर्न घाट को, भारतीय मरुस्थल को पढ़े और ईस्टर्न घाट को हमने पढ़ा था। उसके पहले हमने हिमालय की उत्पत्ति पढ़ी थी, फिन गैंगेटिक प्लेन, या बोले तो उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ा। उसके बाद मैंने एक टॉपिक बोला था कि मैं आप लोगों को प्रायद्वीपीय भारत, जिसको पेनिसुलर रीजन, पढ़ाऊंगा। उसके बाद में द्वीपीय प्रदेश जो अंडमान है और लक्षद्वीप है। लेकिन मैंने एक चीज़ छोड़ दिया था, इसी वेस्टर्न घाट में तटीय प्रदेश है, पूर्वी तटीय प्रदेश और पश्चिमी तटीय प्रदेश। आज मैं थोड़ा इन चीज़ों को डिस्कस करके फिर मैं प्रायद्वीपीय भारत पे चलूंगा, ताकि ये चीज़ें कनेक्ट रहे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से, छूटे ना कुछ भी। इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्योंकि अगर देखेंगे तो वेस्टर्न कोस्ट पे या ईस्टर्न कोस्ट पे, तटीय मैदान पे आप देखेंगे तो एक तरीके से बंदरगाह, जितनी पोर्ट है, व्यापारिक पोर्ट है, जो इंडिया को मतलब एक तरीके से भूमध्य सागर या पश्चिम की तरफ व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इसके साइड यहाँ से व्यापार होते हैं और भी आर्थिक क्रियाएं जो होती है यहाँ से संपन्न होती है। एक तरीके से इकोनॉमी जनरेट करती है। एक तरीके से देखेंगे तो इस क्षेत्र में जो कि बहुत बड़ा योगदान है हमारे इंडियन इकोनॉमी में, क्योंकि आप देखेंगे व्यापार पे एक तरीके से निर्भर है, आयात और निर्यात पे। इसलिए हम चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने भारत के तटवर्ती प्रदेश। भारत के तटवर्ती प्रदेश इसे कहा क्यों जाता है? क्योंकि एक तरीके से समुद्र के किनारे हैं और ये तटीय प्रदेश ही मैदान भी बोलते हैं इसको। मैदान कब बोलेंगे? आप सोचेंगे तटीय प्रदेश से मैदान क्यों बोला जा रहा है? मैदान इसलिए बोले जा रहे हैं क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत से जितनी नदियां हैं वो अरब सागर में और पूर्वी तट में बंगाल के साइड गिरती हैं, अपने साथ अवसाद का निक्षेपण करते हुए चलती हैं, जिसके कारण से इसको मैदान भी बोला जाता है। डाउट क्लियर करते चल रहे इसलिए। तो चलिए हम चलते हैं अपने सबसे पहले तटीय प्रदेश, गुजरात में जो काठियावाड़ प्रदेश पूछ देता है क्वेश्चन में, कभी कभी मैच द कॉलम में करके पूछेगा। कई बार यूपी पीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम में मैच द कॉलम करके पूछ चुका कि कोंकण तट को या तो रीअरेंज करने के लिए पूछ देगा, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट। अगर आपको फिजिकल मैप इन द सेंस, अगर आपका मैप दो तरीके से होते हैं। एक तो होता है आपका पॉलिटिकल मैप, एक होता है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में आप स्थलाकृति, भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ते हैं कि कहाँ क्या चीज़ें हैं, स्टेट नहीं। अगर वही राजनीतिक मैप, पॉलिटिकल मैप पढ़ेंगे तो आपको पूरी इंडिया की ज्योग्राफी पता चलेगी, कौन सा राज्य किस जगह पे है, आसपास कौन से क्षेत्र वहाँ पे मतलब की चीज़ें हैं। जैसे कि यहाँ गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरल है, नीचे आएंगे तमिलनाडु है, और ये मध्य गंगा में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र। उसके अगर ईस्ट में जाएंगे तो वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है। ये चीज़ें आपकी पॉलिटिकल मैप में आती है। फिजिकल मैप में आप ये देखेंगे कि वेस्टर्न घाट किस साइड है, हिमालय किस साइड है, प्रायद्वीपीय भारत किस साइड है, और एक तरीके से पूर्वी घाट किधर है। ये सब चीज़ें, इसलिए दो मैप हमेशा, एटलस का मैप, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप ज्योग्राफी को पढ़ें तो एटलस के मैप को हमेशा अपने साथ रखें। क्योंकि आप देखेंगे कोई जितने भी इस समय क्वेश्चन आ रहे हैं मैपिंग बेस्ड, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। किसी भी एग्जाम में आप देख लें, आप पढ़ तो लेंगे लेकिन अगर मैप आपको अगर क्लियर नहीं रहेगा तो आता हुआ क्वेश्चन भी आपसे छूट जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एटलस का मैप अपने हमेशा साथ रखिए पढ़ने के लिए, क्योंकि किसी भी चीज को क्लियर करने के लिए ज्योग्राफी ऑल अबाउट इस देखा जाए तो मैप पे निर्भर करता है। अगर हालांकि पैटर्न अब देखेंगे क्वेश्चंस उसी हिसाब से बन रहे हैं। तो आइए नाउ वी हैव कम टू द पॉइंट। ये है कोंकण तट। कोंकण तट जो महाराष्ट्र और गोवा के क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक। ये है कन्नड़ तट जो कर्नाटका में है। ये है मालाबार तट जो केरल में है, ठीक। ये चीज को नोट जरूर करिएगा, विथ मैपिंग एकदम बनाइएगा आराम से। इस चीज को लिख लीजिएगा, काठियावाड़ तट, इसलिए मैंने नीचे लिख भी दिया है। काठियावाड़ तट गुजरात, कोंकण तट महाराष्ट्र और गोवा, कन्नड़ तट कर्नाटका, मालाबार तट केरल, इसलिए। और इसको ये ऊपर से नीचे, कभी कभी ऊपर से नीचे रीअरेंज करने के लिए देगा, नीचे से ऊपर रीअरेंज करने के लिए दे देगा। क्वेश्चन से बनते हैं, इसलिए इस चीज को छोड़िएगा मत। तो आइए हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को पढ़ते हैं या कुछ इस क्षेत्र की विशेषताओं को पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने पहले बोला कि इस क्षेत्र की मैदान क्यों बोलते हैं, क्योंकि हालांकि आप देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत से जो नदियां निकलती हैं, पश्चिम के साइड बहुत कम नदियां गिरती हैं, छोटी मोटी। और दो विशेष नदियां अगर देखा जाए तो नर्मदा, ताप्ती, जो कि भ्रंश घाटी से बहती हुई हैं। भ्रंश घाटी बता दूंगा, जो प्रायद्वीपीय भारत अभी पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि नर्मदा कहाँ से निकलती है और कहाँ से, मतलब किन दो घाटियों के बीच से मतलब बहती है, वो चीज़ें क्लियर करूंगा मैं। तो विशेषताएं में देखेंगे तो नदियों के अवसादीकरण या निक्षेपण से इन मैदान का निर्माण हुआ है। सबसे पहला पॉइंट निक्षेपण में ये लिखेंगे। ये चीजें बना दीजिए तो मैं इसके पॉइंट को कुछ लिखवा देता हूं। तो आइए चलते हैं अपने
कुछ पॉइंट्स जो मैंने बोले थे इसकी कुछ विशेषताएं क्या क्या हैं। पहली पॉइंट्स है, यह एक निचलात्मक मैदान का उदाहरण है। निचलात्मक मैंने बोला कि अवसाद के नदियों द्वारा जो अवसाद या डिपोजिशन जो डिपॉजिट करते हुए चलते हैं उसी से इस मैदान का निर्माण होता है। और हाँ, यह पूर्वी तट की तुलना में सकरा मैदान है। पहली बात तो पूर्वी तट कौन, ये इंडिया का मैप है, ये ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड, साउथ, नॉर्थ, ये चीज़ें हमेशा क्लियर रखिएगा मैप के लिए, इसलिए मैं बना देता हूँ, हर बार याद दिला देता हूँ। सकरा मैदान, यह पूर्वी तट की तुलना में सकरा मैदान, क्यों सकरा इन द सेंस संकीर्ण, मतलब कि पतला है। कारण क्या है, अगर आप देखेंगे नदियों का बहाव जिस क्षेत्र में होता है वहां के एक तरीके से मैदानी समतल मैदान निर्माण करते चलते हैं, यही कारण है। क्योंकि आप देखेंगे वेस्टर्न साइड या पश्चिमी साइड में जो नदियां हैं छोटी हैं अपेक्षाकृत पूर्वी भाग की नदियों के। क्योंकि अगर इधर की नदियों के एग्जाम्पल लेंगे, नर्मदा, ताप्ती, ये सब चीजें हैं, वैगई आप देख सकते हैं। और इधर आप चले आएंगे अगर पूर्वी साइड, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बड़ी बड़ी नदियां हैं जो कि एक डेल्टा का निर्माण करती हैं, मैं बताऊंगा आगे। इसलिए आप देखेंगे तो वहाँ एक तरीके से मैंने शुरू में बताया था कि वेस्टर्न घाट पे जो माउंटेन मैंने पढ़ा था, तो ये माउंटेन ऐसे ही इस हिसाब से मतलब कि एक तरीके से श्रृंखला वाइज गए। लेकिन वही ईस्टर्न घाट के जो माउंटेन है जो उनमें डिस्टेंस है, क्योंकि इनके बीच से नदियां निकली हैं। इसीलिए देखेंगे तो एक तरीके से दरार की तरफ से दिखेंगे, मतलब कि एक मैदान का निर्माण करते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में डेल्टा का निर्माण होता है और यही कारण है कि इस क्षेत्र में एस्चुरी का निर्माण होता है। ठीक, उम्मीद है आप चीज़ों क्लियर हो रही होगी धीरे धीरे, इसलिए मैं चीज़ों को कनेक्ट करते चल रहा हूँ। इस क्षेत्र में मृदाएं कौन कौन सी पाई जाती है, इसका कारण है मैंने लिख भी दिया, इस क्षेत्र की छोटी नदियां, इसलिए मतलब कि उतना मैदान निर्माण नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ के तट छोटे हैं। बंदरगाह के लिए अनुकूल क्षेत्र है, क्योंकि बंदरगाह के लिए एक समतल मैदान, एक गहरा समुद्र क्षेत्र चाहिए, इसलिए अनुकूल क्षेत्र है। यहाँ की मृदाएं कैसी है, जलोढ़ मृदा गुजरात, बताऊंगा आगे जब मृदा पढ़ाऊंगा। जलोढ़ मृदा मतलब एक तरीके से आप देखा जाए तो जितनी मृदाएं हैं किस क्षेत्र में, ज्योग्राफी पर डिपेंड करता है कि कौन सी मृदा किस क्षेत्र में पाई जाएगी। हमारे मानसून, हमारे बारिश पर डिपेंड करता है। जैसे आप देखेंगे केरला में लेटराइट क्यों पाई जाती है, क्योंकि इंडिया में जब मानसून एंटर करता है अप्रोक्स 1 जून के करीब, तो सबसे ज्यादा पानी अगर देखा जाए अगर तरीके से वेस्टर्न घाट को क्रॉस कर नहीं पाती, पश्चिमी घाट को, बहुत सारा पानी केरला के तट पे होता है, इसीलिए आप देखेंगे लेटराइट। इसी में ये देखेंगे तो एक तरीके से आप काजू वजू के लिए बहुत फेमस है मिट्टी, काजू के लिए लेटराइट। और शेष भाग में आप नीचे आएंगे तमिलनाडु के, और शेष भाग में जो मृदाएं पाई जाती है लाल मृदा, एक तरीके से लेटराइट मृदा ही बाद में जो एक तरीके से चेंज होकर लाल मृदा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। इस क्षेत्र की मतलब इस क्षेत्र में नदियों द्वारा एस्चुरी का निर्माण किया गया है, जो कि संक्रमणशील परितंत्र का उदाहरण है। ठीक, चौथा पॉइंट, इस क्षेत्र की जलवायु उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार AM और W, मैं बताऊंगा कोपेन का वर्गीकरण जब पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि A का मतलब क्या है, M का मतलब क्या है, W का मतलब क्या है। अभी के लिए चीजें नोट करिए, क्योंकि ये चीजें पूछ देती है क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन पूछता है इससे। इस क्षेत्र में संघनन वनस्पति पाई जाती है। संघनन इन द मतलब घना क्यों, क्योंकि जब केरला का तट है, मानसून जब एंटर करता है, वेस्टर्न साइड के जो माउंटेन्स है आप देखेंगे, महाबलेश्वर, कालसूबाई, ये सब माउंटेन्स जो हैं, और दक्षिण भारत में जो अनुमुंडेर, ये सब पहाड़ियां जो हैं हाइट की हैं, जिसके कारण कि एक तरीके से कि जो मानसून एंटर करती है तो अपने साथ आर्द्र लेके चलती है, मतलब नमी के साथ रहती है, माउंटेन्स को क्रॉस नहीं कर पाती है। तो अधिकतर बारिश जो होता है केरला के तटों पर बारिश हो जाता है, जिसके कारण कि एक तरीके से वहां देखेंगे, इसीलिए वेस्टर्न घाट को आप देखेंगे जैव विविधता या हॉट स्पॉट केंद्र घोषित किया गया, मतलब संघनन वनस्पति पाई जाती है, यही कारण है। ये चीजें, उम्मीद इस चीजें क्लियर हो गई। कुछ चीजें हैं और मैं बोल देता हूं। आप देखेंगे अरब सागर में एक तरीके से आप देखेंगे तो चक्रवात बहुत आते हैं। चक्रवात, जब मैं आपको एक तरीके से जब आपको लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बारे में बताऊंगा, लो प्रेशर और हाई प्रेशर जब स्थानांतरित होते हैं भारतीय ग्लोब में या इंडियन ग्लोब में, जो मतलब कि एक तरीके से ग्लोब पे जो है, उसके कारण से जो लो प्रेशर क्षेत्र बनता है और हाई प्रेशर बेल्ट बनता है एक तरीके से, उसके कारण चक्रवात बनते रहते हैं। चक्रवात बताऊंगा आगे, टॉपिक अगर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा अगर उस चीज़ को बताने जाऊंगा, इसलिए इस चीज़ों को नोट करिएगा आप लोग। उसके बाद मैं आपको ईस्टर्न साइड पढ़ाऊंगा। हम अपने पढ़ते हैं पूर्वी तट को। पूर्वी तट पढ़ाने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा कि मतलब पश्चिमी तट में कुछ आर्थिक क्रियाएं थी और कुछ समस्याएं हैं। मैं उन दोनों चीज़ों को, पूर्वी तट भी पढ़ा लूंगा तो मैं दोनों का आर्थिक क्रियाएं और समस्या दोनों को एक साथ बता दूंगा। सिमिलरिटी है, कुछ चीज़ें डिफरेंट है, मैं दोनों को बता दूंगा क्या डिफरेंस है। तो आइए हम चलते हैं अपने पूर्वी तट पर। पूर्वी तट ये भी एक निचलात्मक मैदान का उदाहरण है।
हालांकि ये पश्चिमी मैदान से या पश्चिमी तट से एक तरीके से इसका देखेंगे तो सकरा तट न होकर एक तरीके से बड़ा तट है, मतलब कि एक तरीके से यहाँ काफ़ी नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिसके कारण कि यहाँ के जो तट हैं वो चौड़े हैं एक तरीके से। आइए कुछ इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं। पूर्वी तट, इसलिए मैंने टॉपिक डाल दिया, ये विशेषताएं आप लोग टॉपिक डाल लीजिएगा, मतलब हेडिंग डाल लीजिएगा। पहला यह है कि निचलात्मक मैदान का उदाहरण है। ठीक, निचलात्मक मैंने बताया। इस यहाँ की कुछ प्रमुख नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। मैं इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ अभी। उत्कल का मैदान हम समझते हैं, उत्कल आप लोगों को समझ नहीं आ रहा उत्कल क्या चीज़ है। उत्कल तट उड़ीसा का पुराना नाम आप पढ़ेंगे, हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, उड़ीसा को उत्कल के नाम से भी जाना। महानदी से गोदावरी के बीच के क्षेत्र को उत्कल तट कहा जाता है। लिख देता हूं मैं, कहीं बता दे रहा हूं, उसके बाद मैं लिख दूंगा। उत्कल तट महानदी और गोदावरी के बीच के क्षेत्र को उड़ीसा या उत्कल तट बोलते हैं। फिर गोदावरी से कृष्णा के क्षेत्र को उत्तरी सरकार, जो कि आंध्र प्रदेश का मतलब कि आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। उसके बाद कृष्णा से कावेरी जो कि कोरामंडल तट है, ये कृष्णा से कावेरी। ये क्वेश्चन पूछ देता है। बता रहे थे कि जैसे कि फिर बताएं कि महानदी से गोदावरी के बीच के क्षेत्र को उत्कल, जो उड़ीसा के क्षेत्र को बोलते हैं। गोदावरी से कृष्णा के बीच के क्षेत्र को उत्तरी सरकार, जो आंध्र प्रदेश है। उसके बाद कृष्णा से कावेरी के बीच, क से याद रखिएगा कोरामंडल, कृष्णा से कावेरी के बीच के क्षेत्र को कोरामंडल, जो कि तमिलनाडु है। ये चीजें क्लियर होगी, मैं लिखा दूंगा इसको मिटाने के बाद। अब आइए हम पढ़ते हैं। यह पश्चिमी तट की तुलना में अधिक चौड़ा है। मैंने बता दिया, यहाँ नदियाँ अपने साथ अवसाद डिपोजिशन करते चलती हैं, हालांकि अवसाद डिपोजिशन के साथ इरोजन भी करती चलती हैं। यह एक समस्या है इस क्षेत्र की। बाढ़ के समय यहाँ मिट्टी या मृदा कटाव होता बहुत दिखता है, मतलब सॉइल इरोजन जिसे बोलते हैं। इस क्षेत्र की जलवायु एस प्रकार की जलवायु है। कंफ्यूज मत होइए कि ये एस, AB, BBC ये क्या लिख रहे हैं। आपको कुपेन का वर्गीकरण जब बताएंगे तो समझाएंगे कि ये चीजें क्या है। ठीक है दोस्तों, इस क्षेत्र में एस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उत्तरी सरकार तथा उत्कल के मैदान में अधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन पूछता है किन कारणों से होती है, यही है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के द्वारा, जो कि वेस्ट बंगाल में, आपने अभी बांग्लादेश में एक मोचा नाम का चक्रवात सुना होगा। ये सब क्वेश्चन इसमें जैसे कि मीन्स में क्वेश्चन बनता है कि मतलब कि अब देखेंगे, पहले ये होता कि जैसे कि वेस्ट बंगाल में चक्रवात बनते थे बहुत ज्यादा, लेकिन अब हाल के दिनों में आप देख रहे हैं कि ईस्टर्न साइड, पूर्वी साइड में जो वेस्ट बंगाल में जो चक्रवात बनते थे, अब कंपैरिजन में अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो चीजें शिफ्ट हो रही है अरेबियन सी की साइड। यहाँ पे भी अब देखेंगे, अभी एक देखे होंगे गुजरात से एक चक्रवात टकराया, मतलब कि मुझे इसमें नाम थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये क्षेत्र भी अब धीरे धीरे प्रोब होता चला जा रहा है चक्रवात के लिए। ये आप जियोमॉर्फोलॉजी जब पढ़ाऊंगा, लो प्रेशर हाई प्रेशर बेल्ट जब पढ़ाऊंगा, मतलब कि चक्रवात कैसे बनते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट वो चीजें समझ में आएगी। क्योंकि ये चीजें विदाउट कॉन्सेप्ट के चक्रवात पता नहीं चलेगा कि क्यों, मतलब कि इस क्षेत्र में बनती है। अब धीरे धीरे ये चीजें शिफ्ट क्यों हो रही हैं। ये चीजें मानसून का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है देखा जाए तो। अभी एलिनो की घटना देखने को मिली, बताऊंगा एलिनो, लानिना, ये सब घटनाएं मैं बताऊंगा। तो चलिए हम अपने पॉइंट पाते हैं। उत्तरी सरकार तथा उत्कल के मैदान में अधिक वर्षा जो होती है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि किसके कारण से होता है। हाँ, अब फिर पढ़ेंगे मानसून में। कुछ पॉइंट मैंने लिखवाए ना, तो मैं बोल देता हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। जब इंडिया में मानसून एंटर करते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून जिसे बोलते हैं, एक तो इस साइड से डिवाइड होकर चला जाता है समानांतर, ये ऐसे घुसता है, फिर ये एक तरीके से केरला के तट से टकराता है 1 जून के करीब। एक होता है जो वेस्ट बंगाल के साइड एंटर करता है। ठीक, ये मानसून एंटर किया गया। हाँ, एक क्वेश्चन बनता है कि मतलब लौटते हुए मानसून, एक तरीके से इंडिया में जो लौटते हुए रिट्रीटिंग मानसून, जो लौट रही है मानसून, वो कहाँ पे होती है? वो तमिलनाडु में होती है। मानसून पढ़ाऊंगा तो मैं बता दूंगा उस मानसून को एक जगह आम्र वर्षा, काल बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है कुछ क्षेत्र में, वो चीजें मैं बताऊंगा, इसलिए मैं यहाँ नोट नहीं। जो मानसून पढ़ाऊंगा तो मैं पूरी चीजें क्लियर करूंगा वहाँ पे, वो चीजें लौटती हुई मानसून। और इस क्षेत्र में मिट्टी एलुवियल सॉइल, आप लोग कंफ्यूज होते हैं किसी भी क्षेत्र में मिट्टी कहीं लाल तो कहीं पीली तो कहीं रेड तो कहीं लेटराइट, के सवाल कैसे पाया जाता है। ये एक तरीके से उसके ज्योग्राफी पर डिपेंड करता है कि उस क्षेत्र की ज्योग्राफी कैसी। एलुवियल सॉइल इसलिए पाया जाता है क्योंकि नदियों के द्वारा जो अवसादीकरण या निक्षेपण जो होता है, उसके कारण एक समतल तटीय मैदान का निर्माण होता है। इसी कारण से बहुत ज्यादा क्षेत्र में आप देखेंगे तो एलुवियल सॉइल, जिसे जलोढ़ मृदा भी बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र बहुत जाता है इनके कंपैरिजन। क्योंकि यहाँ आप देखेंगे अलग अलग मिट्टी मिलती है। गुजरात के क्षेत्र में आपको जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि नर्मदा और ताप्ती नदियां वहां मिलती हैं, बड़ी नदियां हैं। बाकी अगर नीचे पाएंगे तो छोटी छोटी नदी, जिनके कारण कि आपको लेटराइट सॉइल, और फिर उसके नीचे आप देखेंगे तो लाल मृदा मिलती है। ये चीजें
उम्मीद है ये चीजें क्लियर हुई होंगी। मैं इस चीज को भी मिटा कर भी लिख देता हूँ, ये जो उत्कल वाले क्षेत्र को उसको नोट करिए क्योंकि क्वेश्चन पूछता है बहुत उससे। ये आप किसी भी एग्जाम के लिए टारगेट कर सकते हैं, इसलिए मैं इस चीज को काफी डेप्थ में जाके पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप हर चीज है, क्योंकि अब पेपर का जो लेवल है एक्सटेंड हो गया किसी भी एग्जाम में, चाहे आप सीजीएल के जीएस को पकड़िए, चाहे आप यूपी पीसीएस या किसी भी आप बिहार पीसीएस भी अपना लेवल एक तरीके से एक्सटेंड कर दे। पहले वन वर्ड ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब कॉन्सेप्चुअल बेसिस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाल ही में क्वेश्चन पूछा भी बिहार पीसीएस में 69 बीपीएससी में कि कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र जो था, मतलब कौन सा बेसिन या घाटी क्षेत्र, मतलब एक तरीके से पेट्रोलियम या खनिज तेल के लिए मतलब कि जाना जाता है। क्वेश्चन से ऑप्शन में थे, कोई लोग गंगा ब्रह्मपुत्रा था, लेकिन ऑप्शन में आपको एक दिया था, ऑप्शन में कृष्णा, मैं कराऊंगा इस क्वेश्चन को लिख ली, कृष्णा और गोदावरी बेसिन या घाटी क्षेत्र बोल सकते हैं इसको। ये क्वेश्चन पूछा था, तो ये आंसर इसका ये था। हालांकि बहुत लोगों ने, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन था, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एनसीईआरटी अपने साथ हमेशा रखें। एनसीईआरटी को पढ़िए, एक बेसिक बुक है। एनसीईआरटी जब तक नहीं पढ़ेंगे टर्म्स आपको क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि एनसीईआरटी पढ़िए, चाहे वो एनसीईआरटी ज्योग्राफी हो, चाहे एनसीईआरटी हिस्ट्री हो। अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तब 6 to 10 तक एनसीईआरटी पढ़िए, एक बेसिक मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। आपको कुछ कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जो डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा, उस चीज़ों को क्लियर करिए। उसके बाद आप स्टैंडर्ड क्या 11-12 की एनफ है। उसके बाद अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, 11-12 एनसीईआरटी बिल्कुल मस्त, उस चीज़ को पढ़िए, तब जाके चीज़ें क्लियर होगी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी है, बहुत सारे एग्जाम में एनसीईआरटी बेसिस क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ इस चीज़ को क्लियर करिए। तो हालांकि मैं अपने चीज़ को लिख देता हूँ, मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसका। महानदी और गोदावरी के क्षेत्र को तट बोलते हैं, ठीक। उत्तरी सरकार को क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार। मैंने बोला महानदी गोदावरी, इसके बीच के क्षेत्र को गोदावरी और कृष्णा के क्षेत्र को बोलते हैं। गोदावरी और कृष्णा के क्षेत्र को। अब तीसरा पॉइंट है कोरामंडल क्षेत्र, जो कि तमिलनाडु में बहुत पूछता है। कई लोग कंफ्यूज है, कोरामंडल साइड पश्चिमी साइड है कि ईस्टर्न साइड, कई लोग केरला मार देते हैं। लेकिन ये चीज़ आप मैप के थ्रू क्लियर करिए। आप मैप पे लिख लीजिए, मैंने मैप जो बना एक ही मैप में आप क्लियर लिख लीजिएगा क्या चीज़ कहाँ पे है। कोरामंडल तट, महानदी गोदावरी, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा और कावेरी। कृष्णा कावेरी जल विवाद आप लोग पढ़ेंगे, जो मैंने बता रहा था अभी। तमिलनाडु, इस चीज को नोट करिएगा, इस चीज़ों को नोट करिए, क्योंकि ये चीज़ें पूछ देती हैं क्वेश्चन। आप लोग नोट करिए, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज़ का या पॉज कर लीजिए। तो आइए हम पढ़ते हैं। मैंने बोला कि मैंने दोनों चीज़ों को पढ़ाया था, ये पश्चिमी तट और पूर्वी तट को। तो मैंने बोला कि आर्थिक क्रिया में इन दोनों का साथ में करा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं। तो आप जैसा आप जानते हैं कि कोस्टल प्लेन्स या कोस्टल प्लेन्स बोलो, कोस्टल या तटीय क्षेत्र में एक तरीके से समुद्र होता है, आपको सी मिलेंगे। तो मत्स्य एक बहुत अच्छा है, मतलब आर्थिक क्रिया के लिए मत्स्य पालन होता है। व्यापारिक गतिविधियाँ, व्यापारिक गतिविधियाँ का मतलब एक तरीके से बंदर गया तो व्यापार का आना जाना, एक तरीके से आप देखेंगे तो आयात और निर्यात होता रहता है। इंडिया से कुछ चीज़ एक्सपोर्ट होती है, बाहर से कुछ मतलब आयात होती है, इंडिया से निर्यात होती है, जिसको कि हिंदी में आप बोलेंगे तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बोलते हैं इंग्लिश में। पर्यटन क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे, केरला में आप देखेंगे तो हाथी रिजर्व क्षेत्र बना हुआ है, मतलब कि हाथियों का एक प्रजनन स्थल है केरला में। पर्यटन मतलब कि पर्यटन आते हैं। और आप फिर देखेंगे उस क्षेत्र में कृषि कैसी है, तो आप देखेंगे पूर्वी तट में चावल और तंबाकू की खेती बहुत अच्छी होती है, पूर्वी तट, इसलिए मैंने पूर्वी तट लिख दिया है। और पश्चिमी तट पे केला, नारियल, काजू जो लैटराइट सॉइल में होती है, इसलिए ये मैंने चीज़ें। फिर कच्चे तेल का उत्पादन पश्चिमी तट पर, ये खनिज तेल का जो मैंने अभी क्वेश्चन बोला कि कृष्णा और गोदावरी बेसिन, जो कि क्वेश्चन शायद मैंने 69 बोल दिया था, 68वें बीपीएससी में वो क्वेश्चन आया था। वो चीज़ें हैं कच्चे तेल का उत्पादन, मतलब कि ये एक तरीके से आप देखें तो पश्चिमी तट में कच्चे तेल का, लेकिन जो खनिज तेल है पेट्रोलियम वोट्रोलियम, वो आपको कृष्णा और गोदावरी बेसिन में मिलेंगे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ठीक है, कुछ समस्याएं इसकी है। समस्याएं
मैं बोल देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इन क्षेत्रों में एक तरीके से मृदा अपरदन की समस्या यहाँ तो कम देखने को मिलती है क्योंकि नदियाँ उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन हालांकि अब देखेंगे तो पूर्वी तट पर मृदा अपरदन, लवणीकरण की समस्या और एक तरीके से निम्नीकरण की समस्या और प्राकृतिक आवास की समस्या, मतलब कि प्राकृतिक आपदा की समस्या एक तरीके से अब देखने को मिलता है हल्का फुल्का। और फिर एक चीज़ आप देखेंगे कि जैसे मैंग्रोव वनस्पति जो है, ह्यूमन इंटरफेयर, मानव गतिविधियों के कारण वो धीरे धीरे आप देखेंगे नाश होती जा रही हैं। इन क्षेत्रों में देखेंगे, पढ़ेंगे, मृत क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, जिसको डेड जोन बोलते हैं, वो क्षेत्र है। ये सब समस्याएं हैं, सब चीज़ों की, मतलब इन क्षेत्रों में जो समस्याएं हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ें टॉपिक समझ में आई होगी। अब हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। प्रायद्वीपीय भारत में उसका विस्तार, बाउंड्री जो भी है, हर चीज़ को हम कवर करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे, अगर लेक्चर लंबा हो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में द्वीपीय प्रदेश को पढ़ाएंगे, नहीं तो हम इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, जैसा होता देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं अब प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत पूरे इंडिया के मैप में असल में प्रायद्वीपीय भारत कहा किसको जाता है? प्रायद्वीप का मतलब होता है, या पेनिसुलर इंग्लिश में बोलिए तो प्रायद्वीपीय का मतलब होता है कि वह स्थल या भूखंड जो 3 तरफ से पानियों से घिरा होता है उसे प्रायद्वीपीय बोलते हैं, और पेनिसुलर रीजन बोलते हैं इंग्लिश में बोले तो प्रायद्वीपीय भारत, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय इस पार्ट का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक, तो जो मॉर्फोलॉजी में मैं पढ़ाऊंगा कि पहले इंडिया का माउंटेन एक देखेंगे तो आप ये हिस्सा तो इंडिया का था, ठीक, लेकिन ये हिस्सा जो है उत्तर पूर्व की तरफ गति करते हुए इसके परिणाम स्वरूप इस प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ है। इस साइड ये गति, ये कई करोड़ साल तक ये प्रोसेस चला। इसके बीच में मैंने बताया टेथिस सागर, तो उसमें बल पड़ा, फिर मैदानी क्षेत्र और हिमालय की उत्पत्ति हुई, ये चीजें हैं। यही पहले ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। गोंडवाना लैंड से विखंडित होने के पश्चात यह उत्तर पूर्व की तरफ गति के परिणाम स्वरूप इस प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ है। ये चीजें हैं टॉपिक, मतलब कि ये चीजें तरीके थ्योरेटिकल चीजें कि कैसे निर्माण, ये चीजें क्लियर हुई। तो चलिए कुछ मैं इसके बारे में बताता हूँ, इसकी बाउंड्री में बता देता हूँ कि प्रायद्वीपीय भारत की बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है। एक तरीके से अरावली भी एक तरीके से गोंडवाना लैंड का हिस्सा ही मानी जाती है, एक तरीके से देखें तो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। लेकिन ये एक तरीके से आप देखेंगे तो अपरदन के कारण ये अवशिष्ट पर्वत के नाम से भी जाने जाते पहले। हालांकि कुछ भूगोल वेदा या ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी के ज्ञाता हैं, वो इसे वलित पर्वत का ही उदाहरण मानते हैं। लेकिन अब हालांकि देखा जाए तो एक तरीके से माउंटेन इरोजन के कारण एक तरीके से पूरी तरीके से उतना देखने को मिलता है। इसका विस्तार अगर आप देखेंगे तो गुजरात, हरियाणा, दिल्ली कुछ चीज़ देखने को मिलती है। तो चलिए हम इसके बाउंड्री पढ़ते हैं। ये है अरावली, ठीक, ये है विंध्यन जो उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत की एक तरीके से बाउंड्री सेपरेट करती है, उत्तर भारत को और दक्षिण भारत को अलग करती है, विभाजन करती है। ये विंध्यन की पहाड़ी आप बिहार के ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, कैमूर हिल, विंध्यन हिल का ही विस्तार कैमूर हिल को माना गया है, जिसका विस्तार आप रोहतास तक आपको देखने को मिलता है, उसी का विस्तार है। ठीक है दोस्तों, यह है राजमहल जो कि झारखंड में पठारी क्षेत्र में एक पहाड़ हिल्स है। जो भी सतपुड़ा, मैंने बताया कि नर्मदा, शुरू बता रहा था मैं जब पढ़ा रहा था कि नर्मदा और ताप्ती, इन्हीं 2 भ्रंश घाटियों के बीच से ये सतपुड़ा रिवर बहती है। ठीक, अरे सतपुड़ा करें, नर्मदा रिवर, नर्मदा। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी नदी है जो विंध्यन और सतपुड़ा के बीच से बहती है? नर्मदा। क्वेश्चन बहुत बार आया वनडे एग्जाम या किसी भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, उत्तर भारत में अगर उत्तरी सीमा अगर इसकी डिसाइड जो करती है प्रायद्वीपीय भारत की, तो विंध्यन और राजमहल, ठीक, और दक्षिण भारत में नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत दक्षिण भारत का वह जगह है जहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। ठीक है, कन्याकुमारी के पास वो क्षेत्र है। तो ये चीजें मैप के थ्रू इस चीज को बना लीजिएगा। तो प्रायद्वीपीय भारत की कुछ हम विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत, हालांकि प्रायद्वीपीय भारत एक ज्वालामुखी पठार है, क्योंकि अब जब देखेंगे गोंडवाना लैंड से विखंडित होने के बाद आप यहाँ जाएंगे तो एक तरीके से आपको क्रिस्टल आग्नेय चट्टान मिलेंगे। आग्नेय चट्टान मतलब जिसमें कि लोहा मतलब कि खनिज पदार्थ बहुत ज्यादा मिलेंगे। लेकिन हाँ, आपको मैंने पॉइंट में भी लिखा है जीवाश्म और जीवाश्म ईंधन का इसमें अभाव मिलता है। मैं पॉइंट पाता हूँ चीजों को। यह एक टेबल लैंड का उदाहरण है। टेबल लैंड क्यों कहा जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन यही, क्योंकि आपने देखा होगा, आपने तिब्बत का पठार पढ़ा होगा, जिसे पामीर का पठार, जिसे रूप ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। जैसे कि अब ये पेपर है, ये पेपर समतल है, देखेंगे प्लेन है एक तरीके से। मान लीजिए एक टेबल है, ठीक है,
पठार क्या होता है? पठार में एक तरीके से हिल्स एरिया, मतलब कि पहाड़ नहीं होते उतने, मतलब कि हिल्स हाई रेंज की जितने हाइट की पहाड़ नहीं होते, एक तरीके से समतल पठार, मतलब कि एक तरीके से हाइट तो होती है लेकिन जिसकी अप्रोक्स हाइट देखें कई मीटर होती है, मतलब कि अप्रोक्स आप देखेंगे तो 1000 या 2000 मीटर की, मतलब कि अप्रोक्स, मतलब हाइट उसकी बता रहे हैं। एक तरीके से समतल सपाट पठार की तरह होता है, इसीलिए इसको बोलता है टेबल लैंड, इसलिए बोला जाता है, यही है टेबल लैंड। और मैंने बताया कि ये आग्नेय रूपांतरण चट्टानों का उदाहरण है। आग्नेय रूपांतरण क्यों? अब जब मैं पढ़ाऊंगा चट्टानों का, मतलब कि एक होता है, मतलब कि कई तरह के 3-4 तरह की चट्टानें जो होती हैं, मतलब कि अपना स्वरूप जो चेंज करते हैं, इसीलिए रूपांतरण शब्द मैंने यूज किया, मतलब कि अपना स्वरूप एक रूप से दूसरे स्वरूप में चेंज हो जाती है, इसलिए मैंने रूपांतरण यूज किया। आग्नेय मैंने क्यों बोला? ज्वालामुखी जब निकलता है, जब लावा जो निकलता है, जो सूख कर जो एक तरीके से क्रिस्टल फॉर्म में जो चट्टानें बनती है, उसको आग्नेय बोला जाता है। ठीक, आग्नेय हो गया, अवसादी चट्टान हो गया, ये सब आग्नेय हो गया। फिर मेटामॉर्फिक, इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक, ये कायांतरित चट्टान, ये सब जो चट्टानें हैं वो वही चीजें हैं। एक तरीके से ये चट्टानें जो है आपको प्रायद्वीपीय भारत के दक्कन ट्रैप में आपको मिलेंगी। ये एक तरीके से देखा जाए तो क्रिस्टली चट्टान, मैंने बताया कि क्रिस्टली चट्टान क्यों कहते हैं, एक तरीके से इसमें खनिज वनिज बहुत हार्ड, जिसको कि हार्ड रॉक भी बोलते हैं। आप कभी महाराष्ट्र जाएंगे ना, अजंता एलोरा की जब गुफाएं पढ़ेंगे तो उसमें एक कैलाश मंदिर आप पढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछा कई बार कि कैलाश मंदिर, मतलब कि इस कैलाश मंदिर को, उसकी एक अनोखी विशेषता ये है कि उस मंदिर को हमको समझ नहीं आता कि इंडिया में अभी तक उसको यूनेस्को में शामिल क्यों नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात तो इतना अद्भुत अनोखा एक तरीके से वो मंदिर देखने को मिलता है। ऊपर से पूरी तरीके क्रिस्टली चट्टान, क्वेश्चन पूछा था कि चट्टान को काटकर कौन से ऐसी मंदिर जो महाराष्ट्र में बनाई गई? कैलाश मंदिर, महाराष्ट्र का कैलाश मंदिर, अद्भुत एक तरीके से देखने में लगता है वो। आइए हम टॉपिक पे आते हैं। ये दरारी उद्भेदन का परिणाम है। दरारी उद्भेदन मतलब कि हम समझ रहे हैं, मतलब कि ज्वालामुखी से जो निकल के बीच से जो लावा निकलते हैं, उससे एक तरीके से जो लावा एक, आप देखेंगे तो बहुत लार्ज एरिया में स्प्रेड होते हैं, मतलब कि एक सरफेस पे स्प्रेड होते हैं, तो उसी के हिसाब से एक मतलब कि पठार का निर्माण हुआ। इसीलिए कई, मतलब कि दक्कन ट्रैप क्यों बोलते हैं, मतलब कई पठारों के समूह को दक्कन ट्रैप बोला है, इसीलिए उस क्षेत्र को दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। फिर मैंने लिख दिया यह ज्वालामुखी पठारों का समूह है जिसे दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है। ठीक है, फिर मैंने बोला था कि इस क्षेत्र में जीवाश्म, मैंने बोला था शुरू में ही कि मतलब कि आपको उत्तर भारत टर्सरी युग की जो चट्टानें हैं, जो मतलब कि मैदानी क्षेत्र से ऊपर जो हिमालयन रीजन है, वहां पर आपको फॉसिल्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां आपको ज्वालामुखी पर्वत देखने को नहीं मिलते, मतलब ऐसा कोई आभास नहीं मिलता। ठीक है, अभी तक उस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला है कि मतलब उस क्षेत्र के नीचे ज्वालामुखी पर्वत है कि नहीं। हालांकि अभी तक कोई आज तक ऐसा, जैसे कि आप अंडमान में जाएंगे, नारकोंडम बैरन द्वीप है, वहां पे तो आपको देखने को मिलता है एक्टिव वोल्केनो, लेकिन वहां अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला, इसीलिए वहां फॉसिल्स मिलते हैं, यही कारण बताया जाता है। जीवाश्म, अगर जमीन, जीवाश्म कैसे बनते हैं? जैसे कई करोड़ साल तक कोई पेड़ पौधे किसी जमीन या किसी चट्टान के दब कर, या किसी जीव प्राणी जो दब के एक तरीके से, जिनका मतलब डिग्रेडेशन होता है, एक तरीके से वो फॉसिल्स में बदल जाते हैं, जीवाश्म ईंधन, वो जीवाश्म ईंधन में बदल जाते हैं। इसीलिए उस क्षेत्र में एक तरीके से अंदर गर्म होता है लावा, जिसके कारण कि कोई जानवर बचेंगे नहीं, वहां जानवर मतलब रुकेंगे नहीं, इसीलिए वहां पे देखेंगे तो जीवाश्म फॉसिल्स जिसे बोलते हैं, और जीवाश्म ईंधन का मतलब कोई अभाव, मतलब मिलता ही नहीं, अभाव है। खनिज का भंडार है, क्योंकि आप जानते हैं कि अर्थ के कोर में आप देखेंगे मिनरल है। अर्थ के कोर में आप जब पढ़ेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी में जब पढ़ाऊंगा, कि अर्थ के कोर में जाएंगे तो आपको एक तरीके से नीफे, निकिल, फिर आयरन, आपको आप फिर पढ़ेंगे सिलिकॉन और मैग्नीशियम का कुछ ऐसा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इन क्षेत्रों में जीवाश्म और फॉसिल्स, मतलब उसी को इंग्लिश में फॉसिल्स बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन का अभाव मिलता है। आपने रीजन मैंने बताया कि मतलब कि वो एक तरीके से वोल्केनिक क्षेत्र है, जिसके कारण कि कोई एनिमल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसी के कारण मतलब कि हमें जीवाश्म ईंधन या जीवाश्म फॉसिल्स या जीवाश्म ईंधन देखने को नहीं मिलते। खनिजों का भंडार इसलिए है क्योंकि अर्थ के क्रस्ट में आप चले जाएंगे तो मिनरल ही मिनरल है, आप डेप्थ में जब जाएंगे तो एलिमेंट्स आपको बहुत मिलते हैं। इसीलिए उस क्षेत्रों में वॉल्केनिक जब लावा बाहर निकलता है, तो इसीलिए मैं खनिजों का, जैसे आप आर्कियन युग की शैलें पढ़ेंगे, धारवाड़ की चट्टानें पढ़ेंगे कर्नाटका में, जो आयरन के लिए बहुत फेमस है। फिर कई खान है, तब आप जितनी भी इंपॉर्टेंस पढ़ाऊंगा उस चीज़ को, मतलब कि जितने भी खान है, मतलब कि कभी तांबा के खेतड़ी का खाना आप देख रहे होंगे, ये सब चीज़ें, मिनरल के बॉक्साइट है, अभ्रक है, ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं। इन क्षेत्रों में लाल मृदा और लेटराइट मृदा पाई जाती है। मैंने बताया कि लाल मृदा और लेटराइट मृदा क्यों पाई जाती है, क्योंकि बारिश होती है इन क्षेत्रों में, और ये उतना एक तरीके से देखा जाए तो इसी का रूपांतरण लाल मृदा में बदल, जब बारिश एक तरीके से जब पानी जमीन के अंदर चला जाता है, लेटराइट में होता है कि कंटिन्यू लीचिंग प्रोसेस लेटराइट में ही होता है, पानी जब कंटिन्यू होता है तो
मृदा जो पानी के साथ नीचे सोखकर नीचे चली जाती है, जिसके कारण कि फिर जो मृदा एक तरीके से कठोर मृदा बनती है, जो आयरन ऑक्साइड के कारण डिसॉल्वेशन के कारण जो लाल मृदा में परिवर्तित हो जाती है, वही चीज़ें हैं। इस चीज़ को नोट करिएगा आप लोग। तो आइए चलते हैं, हम चीज़ों को पढ़ चुके हैं, जितनी भी चीज़ें पढ़े उसके बाद हम पढ़ते हैं पठार में। दक्षिण के पठार के कुछ जो दक्षिण में पठार हैं और कुछ पहाड़ियाँ जो हैं। मालवा का पठार महाराष्ट्र में जानते हैं, छोटा नागपुर। बुंदेलखंड का पठार, एक बुंदेलखंड जो एमपी में, एक बघेलखंड। आप 68 बीपीएससी ने 68 नहीं बोले, 69 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, मैपिंग से था कि बघेलखंड का पठार जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है। आप देखिएगा क्वेश्चन, फाइंड आउट करिएगा उसको, प्रीवियस ईयर पेपर में है 69 बीपीएससी में। बघेलखंड मैं लिख देता हूँ, बघेलखंड का पठार, ठीक। हजारीबाग का पठार या हजारी पठार भी बोलते हैं। मेघालय पठार, बस्तर छत्तीसगढ़ में जो है, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है बस्तर का, बस्तर की मतलब छत्तीसगढ़। और फिर दक्कन जानी है महाराष्ट्र का, जो केवल महाराष्ट्र का रीजन नहीं, आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, मतलब कि ग्रुप ऑफ पठार है जिसको बोलते हैं। दंड कार्यालय का पठार, फिर कर्नाटका का पठार, बघेलखंड का पठार, ये सब पठार कहाँ प्रायद्वीपीय भारत में स्थित है। कुछ प्रमुख पहाड़ियाँ पड़ते हैं। अरावली मैंने बता दिया, अरावली जो ऐसे है, ये भी एक तरीके से प्रायद्वीपीय पहाड़ी ही है। विंध्यन भी बताया, जो कि एक तरीके से बाउंड्री डिसाइड करती है, उत्तर मतलब कि प्रायद्वीपीय भारत की उत्तर बाउंड्री डिसाइड करती है। सतपुड़ा भी मैंने बताया, जिससे विंध्य और सतपुड़ा के बीच से जो नर्मदा रिवर निकलती है। मैकाल छत्तीसगढ़, अजंता महाराष्ट्र, हरिश्चंद्र। जब आप वेस्टर्न ऐसे पढ़ेंगे वेस्टर्न को ना, ये सब मैप खोलिएगा एटलीस्ट का, आपको पूरी चीज़ें दिखेंगी। अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, मैकाल, अजंता, हरिश्चंद्र, काडरमम, सेवराय जो तमिलनाडु में, जावेदी पहाड़ी तमिलनाडु, पालकोंडा, ये सब चीज़ें आपको पहाड़ी जितनी भी आपको दिखेंगे, आप मैप लेके देखिएगा, अपने साथ मैप हमेशा रखा करिए। तो ये चीज़ें प्रमुख पहाड़ियाँ हैं और मालवा का पठार। तो जैसा कि हमने आज बोला कि अगर लेक्चर लंबा होगा तो इस चीज़ को मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊँगा। तो बचता है आपके तरीके से, मैं जैसे कि अब कुछ ये मैं अरावली पहाड़ी हो गया, विंध्यन पहाड़ी और सतपुड़ा पहाड़ी, इन 3-4 पहाड़ियों को मैं, ये माउंटेन्स को मैं पढ़ाऊंगा इस चीज़ को, मतलब जो इससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब कि हाईएस्ट पीक कौन सी है प्रायद्वीपीय भारत की, ये सब चीज़ें कर। उसके बाद में जो भी रहेगा द्वीपीय प्रदेश, अंडमान को, लक्षद्वीप को पढ़ाऊंगा। उसके बाद ये चीज़ें कंप्लीट होगी, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे इसमें, जितने भी प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आयोग में, सारे हम क्वेश्चन करेंगे। एसएससी बैंकिंग जितने भी आए हैं। उम्मीद है ये थोड़ा लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।